हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम करने वाले हैं AS2 और AS1 जो है वो ऑलरेडी पिछले पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके नोट्स मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी दे चुका हूं और ये वीडियो कंप्लीट होते ही मैं AS2 के भी नोट्स जो है टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो कृपया करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताना कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, और ज़्यादा नहीं तो एक थैंक्स वर्ड भी बोल दोगे तो मेरे लिए काफ़ी होगा। सर AS2 स्टार्ट करने से पहले आप समझिए कि आप रिवीजन कर रहे हैं AS2 का, तो आपको दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे रॉ मटेरियल को कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस वैल्यू करता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये पता होनी चाहिए कि इस पर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मेन चीज़ ये है AS पढ़ते समय कि क्वेश्चन डील कर पाएँ। 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, अगर आ गया तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये शॉर्ट टॉपिक होते हैं कि अगर आपने AS तमीज से पढ़ा है तो आप उसका कोई भी क्वेश्चन डील कर पाएँ। आइए सर, मैं आपको सबसे पहले इस टॉपिक के क्वेश्चन से मिलवाना चाहता हूँ। सर क्वेश्चन क्यों दिखा रहे हो? ताकि आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी आए कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो ये जो नोट्स हैं इसमें क्वेश्चंस भी हैं और ये ऑलरेडी आपके टेलीग्राम में शेयर्ड हैं, तो कृपया करके उन्हें चेक कर लेना। यहाँ पे देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 1 है, ओपनिंग स्टॉक है फिनिश स्टॉक 1000 जिसकी वैल्यू है 25000, रॉ मटेरियल है 1100 जिसकी वैल्यू है 11000, परचेज है 10000 kg और उसकी वैल्यू है 1 लाख, लेबर है 76,500 और ओवरहेड है फिक्स्ड 75,000। तो सर हमें इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए ये समझना है कि सर इसमें AS2 का क्या रूल है। जरा समझिएगा कि ये जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, आप बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है सर। बैलेंस शीट में आपको ओपनिंग स्टॉक दिखता है? नहीं सर, बैलेंस शीट में ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखता। सर कहाँ दिखता है? सर ट्रेडिंग में। हाँ सर, सही बोला आपने। ट्रेडिंग में कहाँ दिखता है? सर यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक। ओके, तो सर वो 1000 आपका ओपनिंग स्टॉक था, 25000 का आपने खरीदा, ठीक है सर। उसके बाद रॉ मटेरियल इन्होंने बता रखा है कि रॉ मटेरियल जो है हमारा 1100 है, 11000 का, और इस साल हमने 10000 और परचेज किया है। सर दोनों में क्या अंतर है? दोनों में ये अंतर है भैया, ये है फिनिश गुड्स और ये है रॉ मटेरियल। मतलब सर दोनों में ये अंतर है कि दोनों अलग अलग वैरायटी है। फिनिश गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें कुछ और प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो अपने आप में रेडी टू यूज है। और रॉ मटेरियल ऐसे हैं जिन पे अभी काम करना बाकी है, जिससे फिनिश गुड्स बनाने में अभी मेहनत लगनी है, जिसमें प्रोसेस होनी है। उसके बाद है सर परचेज। परचेज मतलब हमने इस साल क्या खरीदा, ओके। फिर उस पर लेबर यानी जो वर्कर्स है जो उसको फिनिश गुड्स बनाने में हेल्प करते हैं हमारी। फिर है हमारा ओवरहेड, जिसमें फिक्स एंड वैल्यूएबल 2 टाइप की जो क्वालिटी है वो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती है, ओके। 75,000, ओके। फिर सर एक होता है सेल्स, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। सर हमारा क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल क्यों है? सर इसलिए क्योंकि इस साल बिका नहीं है। उसके बाद है फिनिश गुड्स, यानी फिनिश गुड्स हमें ये बताता है कि वो माल जो तैयार तो हो गया लेकिन इस साल वो अभी सेल नहीं हुआ। फिनिश क्लोजिंग स्टॉक 900 है, फिनिश गुड्स 1200। सर हमने क्या सीखना है इस क्वेश्चन से? देखो AS की स्टार्टिंग में कोई टीचर आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा है, ये आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा पहली बार, लेकिन मैं एक्चुअली में इस AS के कंपोनेंट से आपको मिलाना चाहता था कि फाइनली हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो AS2 जो है वो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के बारे में बात करता है कि आपके यहाँ पर जो सेल्स है, देखो सर यहाँ पे पढ़ो कि क्वेश्चन ने रिक्वायरमेंट क्या रखी है। यहाँ पे बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बताओ सर एज ऑन द डेट। सर क्लोजिंग स्टॉक तो गिवन है, रॉ मटेरियल ये और फिनिश गुड्स ये। सर ये तो गिवन है, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो AS2 की रिक्वायरमेंट ऐसे ही कुछ होती है, ओके। और समझो AS2 में कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है व्हाट्स द इन्वेंट्री वैल्यू, मतलब इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी, इस टाइप का क्वेश्चन आता है AS2 में। और एक और है सर यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉस्ट और NRV, तो यहाँ पे बोलता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। सर मतलब AS2 हमें सिखा क्या रहा है? आइए सर स्टार्टिंग में चलते हैं। मैंने आपके 5 मिनट लिए इसमें, सर जरूरी था ताकि आप समझ पाए कि इस में हम क्या करने वाले हैं। आइए सर AS2, सर ये क्या सिखाएगा? सर ये हमें सिखाएगा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। सर इसमें कौन कौन सी इन्वेंट्री होगी? तो अभी अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा मेरे साथ, पता है क्या पढ़ा? सर हमने पढ़ा रॉ मटेरियल, हमने पढ़ा फिनिश गुड्स, हमने पढ़ा कि कुछ परचेज होती है। फिर सर हमने इसमें ये भी पढ़ा कि कुछ सेल भी होती है, प्लस हमने ये भी पढ़ा कि सेल के साथ साथ क्लोजिंग स्टॉक भी होता है। क्लोजिंग स्टॉक में सर ओपनिंग स्टॉक भी होता है, और क्लोजिंग स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक नहीं होता सर। हाँ सर सही पकड़ा आपने। एक चीज और याद रखिए कि जब आप पढ़ रहे हैं तो प्रोसेसिंग जो है वो प्रॉपर चलनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया कुछ भी पढ़ लिया, तमीज से एक एक वर्ड को पकड़ना है। क्लोजिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है और फिनिश गुड्स का स्टॉक हो सकता है। तो सर इनकी वैल्यूएशन के बारे में हमें जानकारी यहाँ पे इकट्ठा
करनी है। तो सर यही चीज़ इंट्रोडक्शन में लिखी गई है कि हमें इसे कैसे करना है। नाउ यहाँ पे बहुत सारे तरीके होंगे कि सर फीफो पे कर लो, लीफो पे कर लो, वेटेड एवरेज पे कर लो। मोस्ट जो है एग्जामिनर आपको दो ही रखता है, एक तो लीफो और एक वेटेड एवरेज, क्योंकि उसको पता है फीफो सारे बच्चे बढ़ जाते हैं। फिर कॉस्ट के फॉर्मूलाज होते हैं, उन्हें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि सर लेबर को कैसे वैल्यू करोगे, रॉ मटेरियल को कैसे वैल्यू करोगे, ओवरहेड को कैसे वैल्यू करोगे। सर ये आप कर क्या रहे हो? एक्चुअली मैं इस एएस के लिए आपका इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। मैं चाहता तो सिंपली इस एएस की स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन से आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देता, लेकिन मैं इस एएस में आपका इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, क्योंकि पढ़ना सब कुछ नहीं होता। चीज़ों को पहले समझो कि वो क्यों हो रही है। इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज हैपनिंग देन यू कैन रिकॉल इट, बिकॉज यू नो द एक्चुअल हैपनिंग, व्हाई इट्स क्रिएटेड, यू नो द रियलिटी बिहाइंड दिस एएस, कि हम ऐसा क्यों करने वाले हैं। ओके सर, तो सर ये सारी चीज़ में पढ़नी होती है। ओके, क्वेश्चन कैसे आते हैं मैंने आपको इसके एंड में, नोट्स के एंड में क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उन्हें देख के समझ सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन हमें देनी है, एवरीथिंग। ओके सर, AS2 सर AS2 लगता है अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का अकाउंटिंग करता है अदर देन, लेकिन इन चीज की इन्वेंट्री नहीं होगी। किस चीज की? सर वर्क इन प्रोग्रेस अंडर कंस्ट्रक्शन। सर मैं ना एक ना DDA फ्लैट्स वगैरह के बारे में आपने सुना होगा। सर मैं ना फ्लैट्स क्रिएट करता हूँ, ये वाला हमारा बिल्डिंग जो है रेडी हो गया है, लेकिन ये वाला अभी नहीं हुआ है, इसमें यहाँ तक काम रह गया, यहाँ पे अभी काम करना बाकी है। ये एएस कंस्ट्रक्शन के काम को डील नहीं करता। आपके कोई कंस्ट्रक्शन में क्लोजिंग स्टॉक, जिसे आप क्लोजिंग स्टॉक कह रहे हो, क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि आप एक कंस्ट्रक्टर हो, आप चीजें बनाते हो, आप क्रिएट करते हो और बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हो, तो बिल्डिंग अधूरी आधी रह गई, उसको हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हो तो ये नहीं आएगा। सर इसके बाद इन्होंने क्या बोला, देखो सर, वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर्स। सर सर्विस प्रोवाइडर वाली चीजें यहाँ नहीं आएंगी। सर जैसे मैं अभी, आप जैसे ये फास्ट ट्रैक बेस देख रहे हो, या फिर आप इसे रिवीजन वीडियो जो है आप यूट्यूब पे अभी देख रहे हो, तो अभी मेरा एक फुल कोर्स भी होता है, ठीक। फुल कोर्स जैसे पेन ड्राइव वगैरह या मोबाइल ऐप पे बच्चे पढ़ते हैं, गूगल ड्राइव पे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो सर यहाँ पे क्या होता है, मैं एक सर्विस प्रोवाइडर होता हूँ और मैं वीडियो लेक्चर्स देता हूँ सारे चैप्टर के बच्चों को। तो वो कह रहा है कि सर जो आप सर्विस दे रहे हो, जैसे डॉक्टर की सर्विस है या टीचर की सर्विस है, आप CA हो, CS हो, CMA हो, आप कुछ भी हो, सर अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो आप AS2 में नहीं आओ। सर एक चीज और रखी गई यहाँ पे, आप प्रोड्यूसर हो सर, इन्वेंट्री ऑफ अ लाइव स्टॉक। सर हम ना घोड़े पालते हैं, घोड़ों का स्टॉक है सर हमारा, अरे वाह। सर मुर्गी पालते हैं सर, मुर्गी का स्टॉक है, अरे वाह। अरे सर फिशरीज है सर, फिशरीज, आप यहाँ AS2 में नहीं आओगे। सर ये तो आप ये पढ़ा रहे हो, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, क्या आएगा फिर? तो इन चीजों को छोड़ दो, जो बच गया वो आएगा। मतलब सर कंस्ट्रक्शन आपने बताया, यस सर। सर सर्विस प्रोवाइडर हो, आपने बताया। सर आपने ये भी बताया हमें कि अगर लाइव स्टॉक है, जैसे घोड़ा, बकरी, काऊ, बुफेलो, ये सब नहीं आएंगे। ओके सर एक चीज और नहीं आएगी सर, यहाँ पे शेयर्स, डिवेंचर्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो भी हेल्ड एज एन स्टॉक होते हैं वो भी नहीं आते। तो सर हमें किस पे फोकस करना है सर? फाइनेंसेस, हमें यहाँ पे फोकस करना है सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे, यहाँ पे फोकस करना है लाइव स्टॉक पे, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर हो आप तो उसके, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के। सर आप ना एक टॉपिक पढ़ते हो, ठीक है सर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए आपके ग्रुप 1 में एक टॉपिक है, उसमें आप डिवेंचर्स की वैल्यूएशंस और क्लोजिंग स्टॉक्स, मतलब कि आप बोलो शेयर्स वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट का टॉपिक, नाम ही है उसका इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट का टॉपिक है आपका अपने आप में चैप्टर, वहां पे आप इसको डील करोगे, आपको यहाँ AS में नहीं पढ़ना। तो सर पहला क्वेश्चन ICAI आपसे एग्जाम में, आपका जो भी एग्जामिनर है, BCom, MCom, जहां भी आप दे रहे हो, CA, CCA में, पहला क्वेश्चन आपका रखा जा सकता है AS2 से कि AS2 में क्या क्या नहीं आता है, व्हाट इज नॉट कवरिंग एरिया इन AS2। क्वेश्चन बनता है सर 5 मार्क का, आप लिखना चाहते हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है सर। और क्वेश्चन क्या बनेगा कि सर AS2 के एरिया में क्या क्या कवर नहीं होता, या AS2 क्या क्या कवर नहीं करता। 5 मार्क का क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक से बन जाता है। ओके ठीक है सर। सर हमें इन्वेंट्री की बात तो आपने सिखाई नहीं, इन्वेंट्री क्या होता है ये तो बताया ही नहीं सर। सर देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सुनिएगा सुनिएगा, शब्दों को पकड़िए पहले। सर हेल्ड फॉर सेल, ऐसी चीज जो हम बेचने के लिए रखते हैं सर, जैसे 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 मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सर, ये बुक कंपनी लॉ की बुक सर, ओके सर, कंपनी लॉ की बुक, स्मार्ट लग रहा हूँ फोटो में, हाँ आई नो। हेल्ड फॉर सेल, ऐसी चीज जो आप बेचने के लिए रखते हैं सर। सर ये आपका एक लेंस रखा है सर,
सर DSLR का क्या ये आप बेचने के लिए रखते हो? नहीं सर, एक्चुअली मैं वीडियो रिकॉर्डिंग के पर्पज से रखता हूँ, तो ये मेरा स्टॉक नहीं कहलाएगा, ये मेरी फिक्स असेट्स होगी। क्यों? क्योंकि मैं इसे बेचने के लिए नहीं रख रहा, ये मैं प्रोडक्शन के लिए रख रहा हूँ ताकि मैं अपने वीडियोस वगैरह शूट कर सकूँ। ओके सर, और सर आपकी पेन ड्राइव क्या ये आपने बेचने के लिए रखे हैं? सर इसमें भी दो हैं, एक जो मैं अपनी यूज करता हूँ, एक जो बच्चों को प्रोवाइड करवाता हूँ। तो आपको शब्दों को समझना पड़ेगा। इफ यू कैन विजुअलाइज एनीथिंग यू कैन रिकॉल एनीथिंग, सो अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू। मैंने बेचने के लिए क्या रखा है, मैं लोगों को क्या दे रहा हूं, मेरी डीलिंग किस चीज में होती है। सर एग्जांपल लेते हैं, सर हम कपड़े खरीदने जाते हैं, यस AS2 में आएगा। सर हम ना बैग्स खरीदते हैं, सर हम स्टूडेंट है, वेरी गुड, AS2 में आएगा। सर आपके पीछे चेयर रखी है, ये AS2 में आएगी? नहीं आएगी सर। सर ये फिक्स असेट्स है सर। क्यों? मैंने बेचने के लिए नहीं रखी सर, ये मैंने वीडियो पर्पस बनाने के लिए, अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए रखी है। सर ये जो कैमरा जिसमें मैं अपने चेहरे को यहाँ पे देख रहा हूँ, ये भी आपके AS10 में आएगा, AS2 में नहीं, क्योंकि मैंने बेचने के लिए रखा। सर जो आपका कैमरा कौन सी कंपनी का? सर सोनी का। सर सोनी वाले तो बहुत सारे कैमरे रखते हैं, तो उसके लिए फिक्स असेट्स है? नहीं सर, उनके लिए स्टॉक है। सो उनके लिए स्टॉक क्यों है? क्योंकि वो इसे बेचने के पर्पज से रखते हैं। मतलब एक चीज माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि सेम थिंग किसी के लिए फिक्स एसेट्स है, किसी के लिए स्टॉक है। किसके लिए फिक्स एसेट्स है? जो उसको रीसेल नहीं करना चाहता, वो उसके लिए एज अ प्लांट एंड मशीनरी है ताकि वो उससे और चीजें रिप्रोड्यूस कर सके। और किसी के लिए वही चीज स्टॉक है क्योंकि उससे मुझे रिप्रोड्यूस कुछ नहीं करना, मुझे उसको चुपचाप से बना के बेच देना, दैट इज सेल। ओके, और जो कि आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आते हैं। सर मैं एक टीचर हूं, मेरे लिए क्या ऑर्डिनरी कोर्स है? सर पेन ड्राइव, बच्चे मांगते हैं तो पेन ड्राइव, बुक्स वगैरह दे देता हूं सर मैं, उसका नोट्स वगैरह देता हूं, ये मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। ओके सर क्या ये लेंस बेचना आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है? नहीं सर। सर आप क्यों बेच रहे हो? सर ऐसे ही मेरे काम का नहीं रहा, पुराना हो गया, इसलिए मैंने किसी बच्चे को दे दिया। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है? नहीं सर, तो वो AS2 नहीं होगा। तो समझना है सर, वो चीज जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस भी हो, प्लस आप उसे सेल के लिए रखते हैं, पहली चीज। ओके, तो इसमें इसने बताया, क्या बताया सर यहाँ पे, आइए मार्क कीजिए, इंक्लूड्स गुड्स परचेज एंड हेल्ड फॉर रीसेल। आपने खरीदा और इसलिए खरीदा ताकि आप उसे फ्यूचर में रीसेल कर सके। ओके सर, दूसरा है प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन फॉर सच सेल। सर जैसे हम क्या करते हैं, पेन ड्राइव का स्टॉक खरीद लेते हैं, 200 पेन ड्राइव, 500 पेन ड्राइव पहले लेके रख लेते हैं। तो सर वो पेन ड्राइव में किसी बच्चे को, मतलब कि 500 की पेन ड्राइव 500 की किसी बच्चे को दे दूं, तो वो मेरे लिए यहाँ पे क्या है सर, एज अ स्टॉक। लेकिन ये सेकंड पॉइंट यह कहता है कि मैंने पेन ड्राइव इसलिए नहीं खरीदी कि मैं पेन ड्राइव किसी और को बेचूं, तब तो मैं इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट का बंदा हो जाऊंगा। नहीं, मैंने इसलिए पेन ड्राइव खरीदी कि मैं उसमें अपने डाटा को, जैसे बच्चे ने टैक्स की क्लास ली, अकाउंट के लिए, कॉस्टिंग के लिए, जो भी ली, वो क्लास उसके अंदर रखी, फिर उसे बेचा। तो सच प्रोडक्शन, समझो आप, मेरे प्रोडक्शन को करने के लिए मैंने उसे खरीदा है। सर जैसे ये पेज आप देख रहे हो, अब जैसे ये पेज आपके लिए पेज है, लेकिन मेरे लिए मेरी बुक का पार्ट है, समझो आप। और यही पेज जो स्टेशनरी वाले जो A4 साइज के पेजेस बेचते हैं, आई थिंक 150 रुपए में 120-130 पेजेस जो बेचते हैं, तो उनके लिए वो स्टॉक है। तो यहाँ पे सच, जो यहाँ पे लिखा है, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच सेल, उस सेल के प्रोडक्शन में जो काम आता है उसे भी इन्वेंट्री कहा जाता है। तो मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दिया पेन ड्राइव। पेन ड्राइव हम क्या करते हैं, अपने डाटा को रख के बेचते हैं। ओके, लिखा है इंक्लूड, उसमें फिनिश्ड गुड्स आते हैं, WIP आता है सर, वर्क इन प्रोग्रेस। सर वर्क इन प्रोग्रेस AS2 कैसे हो सकता है? एक बात बताओ, लेट सपोज आज ही मैं कॉल करूं, मेरी DT की बुक प्रिंट आउट हो रही है, पेन ड्राइव इसकी रेडी हो गई, DT की बुक रेडी हो रही है, मैं आपको अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, तो क्या वो बुक एक ही बार में बन जाएगी? उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। सर टाइम लगता है, मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ। पहले वो पेज खरीदते हैं, उसके बाद उनको मशीन खाली करनी पड़ती है, उस मशीन का वो उस पर फिर छपाई करवाते हैं, फिर उसके पीछे कवर पेज प्रिंट आउट होते हैं, फिर वो उनको एक साथ कंपाइल करते हैं, फिर वो मुझे देते हैं, तब मैं जाके आप तक पहुँचता आता हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग व्हाट इज हैपनिंग। चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है एक्चुअल लाइफ में ये कैसे होती है। तो वही वो कह रहा है कि WIP, जैसे आप पिज़्ज़ा खाने जाते हो सर, या फिर बर्गर खाने जाते हो, तो बर्गर जो है, बर्गर वो पहले से खरीद के रखते हैं, आलू वगैरह और टमाटर वगैरह वो पहले से खरीद के रखते हैं। जब आप ऑर्डर करते हो तो फटाफट उसके अंदर उन चीज़ों को रख देते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस, और वर्क इन प्रोग्रेस ही बाद में थोड़ी सी प्रोसेस के बाद क्या बन जाता है, फिनिश गुड्स। और इसने बोला मटेरियल एंड सप्लाईज अवेटिंग यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, और वो सभी सप्लाईज जो कि आप प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करोगे, वो सभी आपके लिए इन्वेंट्री कहलाएंगी। ओके, उसके बाद इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल, अगर मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे इसने बोला है अदर देन मशीनरी स्पेयर्स।
सर जैसे 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 डीएसएलआर के कैमरा की ये बैटरी है, ये डीएसएलआर की कैमरा की बैटरी है, यहाँ पे रखी हुई है, ये इसके स्पेयर पार्ट्स हैं, मुझे रखने पड़ेंगे, ठीक है सर। कभी एक खराब हो गया तो दूसरा, तो वो मेरा इन्वेंट्री नहीं कहलाएगा, जरा इसको समझिएगा। मेरे कैमरे की बैटरी इन्वेंट्री नहीं कहलाएगी, AS2 ने ऐसा कहा है। और वो कौन सी मटेरियल है सर? वो जो कि कंज्यूम हो जाएगी सर प्रोडक्शन प्रोसेस में और किसी को सर्विस देने में। लेट सपोज मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो ये कैमरा जो है वो यूज होगा, बट इसके स्पेयर पार्ट्स को नहीं कह रहा। वो जैसे मैंने आपको पेन ड्राइव का एग्जांपल दिया, वही बेस्ट रहेगा। ये पेन ड्राइव को यूज किया इसलिए ताकि मैं अपनी सर्विस आपको दे सकूं, बुक को यूज किया क्योंकि मैं अपनी सर्विस आपको दे सकूं। ओके, समझ पा रहे हो आप? जैसे मैं डाटा पैक रिचार्ज कराता हूँ जियो के, जैसे अभी 251 में 50 GB डाटा मिल रहा है आजकल, क्योंकि लॉकडाउन का टाइमिंग चल रहा था अभी रिसेंटली। तो फिर ऐसे में क्या होता है, जो भी सप्लाईज में यूज कर रहा हूँ वो सभी चीज AS2 में आ जाती है। क्यों? क्योंकि मुझे फाइनल प्रोडक्शन करने के लिए उन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मुझे क्या याद रखना है, प्रोडक्शन प्रोसेस फिलहाल, कि मेरे को अपना जो प्रोडक्शन करना है, मुझे जो चीजें डिलीवर करनी है, उसके लिए मुझे किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। उन चीजों को जो भी मैं कंज्यूम कर रहा हूँ वो मेरा AS2 इन्वेंट्री का पार्ट होता है। और पहला क्वेश्चन तो वो हो गया क्या नहीं होता है, क्या होता है। तो सर इस पे देखो सिंपली अगर बताऊं तो आपको ऐसा बता सकता हूँ, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, WIP हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, वो सभी चीजें जो मैं यूज कर रहा हूँ, और इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फाइनल में एक प्रोडक्शन देना है, तो वो मेरा AS2 का पार्ट रहेगा। दूसरा, कोई भी चीज मैंने खरीदी, मैं उस पर प्रोडक्शन कुछ नहीं कर रहा, बस उसको रीसेल कर दे रहा हूँ, तो वो भी AS2 का पार्ट रहेगा, ठीक है। ओके, उसके बाद सर डिटरमिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। सर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को आप कैसे बताओगे, हम सभी को बताओ सर। तो सर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अगर निकालनी है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था, तो सर देखो इसमें कॉस्ट ऑफ परचेज आती है। कॉस्ट ऑफ परचेज में एक तो परचेज प्राइस होता है, जिसमें आपको जो भी टैक्सेस और ड्यूटीज आप पे कर रहे हो तो वो ऐड हो जाती है। फिर कोई भी अदर एक्सपेंडिचर जो उस पर आप डायरेक्टली खर्च कर रहे हो, जैसे पैकिंग वगैरह के चार्जेस, जो डायरेक्टली कि सर इस चीज़ को भेज रहे हो तो ऐसे भेजना, तो वो उसमें ऐड हो जाता है। दूसरा, कोई भी ट्रेड डिस्काउंट है, रिबेट है, ड्यूटी ड्रॉबैक्स है। ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है, आपने कोई ड्यूटी पे की लेकिन गवर्नमेंट कहते हैं कि नहीं नहीं भैया, इन्होंने जो टैक्स पे किया है उसको इन्हें वापस कर दो, क्योंकि इससे गवर्नमेंट का ही फायदा होता है। तो कई बार गवर्नमेंट अपने टैक्स को लेस करने की परमिशन देती है, क्योंकि वो आपको आपका अमाउंट रिफंड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्यूटी ड्रॉबैक। एंड अदर सिमिलर आइटम वो जो है हम कॉस्ट ऑफ परचेज में से घटा सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे एक आइटम और है, नॉन रिकवरेबल फ्रॉम द टैक्सेस अथॉरिटीज। सर ये दो चीजें हैं सर, ठीक है सर। सर एक चीज है डिडक्ट कर लेना और एक है ऐड कर देना, एक है प्लस एक है माइनस। मतलब टैक्स कब माइनस होंगे और टैक्स कब ऐड होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन के दौरान आपको एग्जामिनर जीएसटी वर्ड देगा, क्या देगा, जीएसटी। जीएसटी कब ऐड होगा, जीएसटी कब लेस होगा, आप इसको ऐसे समझो। तो जीएसटी कब ऐड होगा, अगर गवर्नमेंट आपको उसका रिफंड नहीं देती है तो वो आपके परचेज की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। अगर गवर्नमेंट आपको उसका रिफंड देती है तो वो आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज में से लेस हो जाएगा, वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है। ओके, फिर सर एक है अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट क्या है सर, कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। लेट सपोज मैंने क्या किया, कैमरा खरीदा सर। सर कैमरा मैंने कहाँ से खरीदा सर, लेट सपोज मैंने पुणे से खरीदा, ठीक। पुणे से सर मैं इसे दिल्ली ला रहा हूँ, तो पुणे से दिल्ली लाने की जो कॉस्ट है वो अदर कॉस्ट के पार्ट में आ जाएगी। जैसे आप शिपिंग चार्जेस जिसको बोलते हो, शिपिंग चार्जेस सर ये आजकल आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जब भी कुछ ऑर्डर करोगे तो आपका घर अगर थोड़ा दूर है वहाँ से, तो 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये उसके इन्वेंट्री चार्जेस, डिस्पैचिंग चार्जेस आपसे ऐड करते हैं, दैट इज अदर कॉस्ट। फिर सर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। सर दिस इज द 5 स्टार पॉइंट एंड दिस विल हेल्प यू टू सॉल्विंग द क्वेश्चन। ये बाकी चीजें इजी हो सकती है, लेकिन कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन पे अगर ध्यान नहीं दिया तो आपका क्वेश्चन आपसे आपके हाथों से छूट सकता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। ओके, तो सर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन को अगर मैं सिंपल सी आपको एक बात बताऊं, ठीक है सर, समझना मेरी बात को। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं लाइफ का, आप समझ पाए शायद। लेट सपोज मुझे आपको पेन ड्राइव देनी है, ठीक है सर। किसकी पेन ड्राइव देनी है सर, टैक्स की। तो सर वो ये कह रहा है कि इसको बनाते समय किन किन चीज़ों का यूज़ किया आपने, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। जैसे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने में जो भी खर्चे हुए वो आपका कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कहलाता है। ये कॉस्टिंग में आप पढ़ोगे, ठीक है सर। पेन ड्राइव का एग्जांपल हटा सकते हो आप, नॉर्मल कोई भी चीज़ है। लेट सपोज मुझे आपको एक बुक बना के देनी है, रॉ मटेरियल क्या है सर, पेज।
पेज को बुक बनाने में क्या क्या खर्चे हुए? सर लेबर लगा। सर लेबर क्यों? क्योंकि वो बार बार पेजेस को शिफ्ट कर रहा है। सर मशीनरी लगी। सर मशीन का डेप्रिसिएशन सर यहाँ आ सकता है। सर क्यों? क्योंकि वो आपकी हेल्प कर रहा है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने के लिए। सर क्या डेप्रिसिएशन यहाँ आता है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डेप्रिसिएशन यहाँ आता है, आई जस्ट कन्वर्टिंग द वर्ड्स। मैं आपके दिमाग में पिक्चराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है सर। आपकी गलती क्या होती है? आप ना एग्जाम्पल को पकड़ के बैठते हैं, आप रियलिटी को और कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं। पहले कॉन्सेप्ट को जाने दो, एग्जाम्पल जस्ट सपोर्ट करते हैं कि ताकि वो आपको ब्रेन में विजुलाइज करा सके। तो हमें क्या सीखना है सर कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बीच में जो भी एक्सपेंडिचर लगते हैं सर वो कन्वर्जन कॉस्ट होती है, ठीक है सर। आइए देखते हैं सर क्या है वो कॉस्ट। सर पहली बात तो लेबर लगते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा। बाकी कहा ओवरहेड, जैसे एक तो होता है फिक्स्ड ओवरहेड और एक होता है वेरिएबल ओवरहेड। सर फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड में क्या अंतर है? मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ फिक्स्ड और वेरिएबल का। लेट सपोज मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, इस स्टूडियो का जो खर्चा है मुझे बियर करना पड़ेगा, ठीक है सर। दिस इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। चाहे मैं एक सब्जेक्ट की वीडियो बनाऊं या 8 सब्जेक्ट की बनाऊं, 1 घंटे बनाऊं चाहे पूरे दिन बनाऊं, जो रेंट जा रहा है वो जाएगा। दिस इज फिक्स कॉस्ट। उसी के बाद वेरिएबल क्या हो जाएगा सर? जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है राइट नाउ, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा फैन चल रहा है जो मुझे मतलब पसीने ना हो उस पर ध्यान रख रहा है। यहाँ से 2 लाइट्स, ऊपर से 2 लाइट्स, सामने कैमरा, यहाँ पे प्रोजेक्टर जिस पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मॉनिटर जहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि हाँ मेरा वीडियो कैसा रिकॉर्ड हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी बस तब कंज्यूम होगी जब मैं रिकॉर्डिंग करूँगा। दिस इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? जब जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है वो कॉस्ट उसी समय इनकर हो तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं? फिक्स क्या है? आप करो या ना करो वो चीज़ जो खर्चा है वो खर्चा है, ठीक है सर। ओके, इसके बाद अलोकेशन ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, इसको मैं थोड़ा सा बाद में रखना चाहूँगा। एग्जाम में इसके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, रियली आते हैं, और इसको थोड़ा सा थ्योरी के तौर पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बाकी ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट का प्रॉपर कॉस्ट में एक टॉपिक है, वहाँ पे इसको तमीज से डील करना। मेरे सिलेबस में आता है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे उठा के रखा है, अदरवाइज मैं इसको नहीं रखता। मैं सोच रहा था हटा दूं, बट मैंने कहा कि जब आप बता रहे हो तो पूरी चीज़ बताओ। और आपकी कॉस्ट में ये पूरा टॉपिक आएगा ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, वो आपको पूरा समझना पड़ेगा, ठीक है सर। क्या होता है थीम में समझाऊंगा, लेकिन एट द एंड, अभी नहीं। ओके, उसके बाद सर कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट में जैसा मैंने अभी आपसे बताया कि एक तो होता है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर में जैसे डायरेक्ट वेजेस जो भी आप पे कर रहे हो, पेरोल शीट्स वगैरह पे, वेजेस रजिस्ट्रेशन जो भी आप पे कर रहे हो सारा आ जाएगा। इतना डिटेल में नहीं आएगा, एग्जामिनर डायरेक्ट लिखता है डायरेक्ट लेबर। ओके, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में 2 टाइप है, एक है वेरिएबल ओवरहेड, जैसा खर्च होगा। जैसे मैंने कहा कि वेरिएबल ओवरहेड जो है वो है 2 रुपीज पर यूनिट। अब मान लो 1000 यूनिट प्रोड्यूस हुई तो 1000 मल्टीप्लाई में 2। सर 2000 मल्टीप्लाई में 2 कब सर? जब 2000 यूनिट प्रोड्यूस होंगी। अगर 5000 यूनिट प्रोड्यूस होंगी तो मैं मल्टीप्लाई में 2 कर दूंगा। मतलब जितनी भी यूनिट प्रोड्यूस होंगी मैं उसमें वेरिएबल ओवरहेड का मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा वेरिएबल ओवरहेड निकल के आ जाएगा। मतलब हमें यूनिट पता रहेगी, हमें बस जितनी भी यूनिट बनेगी मल्टीप्लाई कर देना है कि पर रेट क्या है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का। ओके, नाउ फिक्स्ड ओवरहेड। इसमें सर 2 स्टेप लेने होंगे। पहले आपको निकालना पड़ेगा रिकवरी रेट पर यूनिट, कि पर यूनिट पे उसका क्या खर्चा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, अभी मैं आपको जस्ट क्लियर करता हूँ। यहाँ पे जो एग्जांपल लिया था मैंने, यहाँ पे क्या हो रहा है सर? यहाँ पे दिया हुआ है द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन was 15,000 kg of the finished product, ठीक है सर। और ड्यू टू फॉल इन द मार्केट डिमांड सेल प्राइस फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज 20 पर केजी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 9.50। अभी उसमें मैं ध्यान नहीं दे रहा। अब देखो सर ओवरहेड यहाँ पे बता रखा है 75,000, ठीक है सर। अगर अब यहाँ से सबसे पहले तो यूनिट्स देखो सर, यूनिट्स क्या है सर? रॉ मटेरियल 1100 जो है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था। उसके बाद हमने इस बार 10,000 जो है नया खरीदा है, तो 10,000 को लाके यहाँ पे ऐड कर दिया। बाकी रॉ मटेरियल का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको हमने यहाँ पे लेस कर दिया, तो ये आ गया हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, वो आ गया। तो सर ये कितना होता है? तो अगर आप इसको समझो तो 10,000 माइनस 900 अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 91। 91 में 11 अगर जोड़ दोगे तो हो जाएगा 10,200 यूनिट्स। फिर इसने क्या बताया जरा समझो आप, कि 15,000 का खर्चा आया था, ठीक है सर। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 15,000 हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? इसको प्रपोर्शनेट करने वाले हैं। सर इसका फायदा क्या होगा? सर ऐसे ही इसे निकाला जाता है। जैसे मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, यहाँ पे फिक्स कैसे किया जाता है। लेट सपोज आपके टैक्सी का जो किराया है, टैक्सी का किराया लेट सपोज 500 है, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो अगर इसमें 5 बंदे जाएंगे तो
पर बंदे पे ये 100 रुपीज़ हो जाएगा। अगर सिर्फ 2 ही बंदे जाएंगे तो 500/2 मतलब हर बंदे पे ये 250 रुपये चार्ज होगा। हमें ऐसे इस अपोर्शनमेंट करना पड़ता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, आप इसको समझो यहाँ पे कि भैया फिक्स जो आप हम ना बता रहे थे वो 15,000 बता रहे थे, और सर 15,000 बता रहे थे 75,000 के लिए। तो वो ये कह रहा है कि 15,000 पे 75,000 था, लेकिन हमारा इस बार जो है वो 10,200 ही है। तो 10,200 पे क्या खर्चा आएगा वो हमें बताओ। दिस इज 51,000। ठीक है सर, इस तरीके से हमें फिक्स्ड ओवरहेड को डील करना होता है। थोड़ा सा अपोर्शनमेंट का लॉजिक है, बाकी कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है, थोड़ा सा आप सीख जाओगे। उसके बाद उसने क्या बोला कि भैया जो भी आपका यहाँ पे रिकवरी रेट पर यूनिट है वो आ चुका है, और जितनी भी यूनिट आपने प्रोड्यूस की, जैसे यहाँ पे आपने 5,000 यूनिट प्रोड्यूस की तो ये तो दे ही रखा होता है, मल्टीप्लाई में 2 कर दो, आ गया 10,000। और यहाँ पे 5,000 तो है, लेकिन रिकवरी रेट क्या आया पर यूनिट का, उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। सर रिकवरी रेट हमारा कैसा है, तो हमने क्या किया, हमने यूनिट से सेम स्टेप 1 और स्टेप 2 को एक साथ मल्टीप्लाई करवा दिया यहाँ पे। जैसे स्टेप 1 और स्टेप 2 का मल्टीप्लाई क्या कहता है, जैसे वो क्या कहता था कि स्टेप 1 क्या कहता था, स्टेप 1 कहता था कि भैया जो 75,000 है ना सर, उसका वो 15,000 kg पे, तो ये है स्टेप 1। स्टेप 2 कहता है कि इन दोनों को करके क्या आया, जो भी रिकवरी रेट आया, इसको क्या कहा जाता है, रिकवरी रेट। रिकवरी रेट से आप मल्टीप्लाई कर दो यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस हुई, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो नंबर ऑफ यूनिट्स क्या आ जाती है सर, 10,200। और ये कैसा है सर, 1100 प्लस 10,000 माइनस 900। इस तरीके से करके आपकी यूनिट्स आ जाती हैं। लॉजिक्स क्लियर हुए? ओके ठीक है सर, ऊपर आते हैं सर में बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, वेरी गुड। नाउ कॉस्ट एक्सक्लूडेड, कौन कौन सी कॉस्ट शामिल नहीं होती है, तो सर ये मेरे हिसाब से बहुत उम्दा पॉइंट है सर। क्यों सर, 4 to 5 मार्क्स में ICI आपसे थियरी का क्वेश्चन पूछ सकता है सर कि हमें बताओ कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में रिकॉग्नाइज नहीं होती खर्चे के तौर पे। तो कोई भी एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल है, आपका कोई भी अमाउंट वेस्ट हो गया, वो कॉस्ट हम नहीं लेंगे। कोई भी एबनॉर्मल लेबर है, अदर प्रोडक्शन है, तो वो नहीं लेंगे। तो ओवरऑल क्या है, एबनॉर्मल कॉस्ट कोई सी भी होगी वो हम शामिल नहीं करते। आपकी कोई स्टोरेज कॉस्ट है, ठीक है सर, वो भी हम नहीं लेते। आपकी कोई एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, वो भी हम नहीं लेते। कोई भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, वो भी हम नहीं लेते। सर 5 हिस्सा लगाइएगा सर, और कृपया करके इसको घोट के पी जाइए। सर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लेते, एडमिन नहीं लेते, हमारा कोई भी स्टोरेज कॉस्ट है वो हम नहीं लेते, प्लस हमारा कोई भी एबनॉर्मल कॉस्ट है तो हम नहीं लेते। सर वंस मोर, कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स, वंस मोर वंस मोर वंस मोर, सर हम कोई भी एबनॉर्मल अगर हमारा हो गया लॉस तो वो नहीं लेते, कोई भी स्टोरेज कॉस्ट नहीं लेते, एडमिन एंड सेलिंग ये भी हम नहीं लेते। इसको ध्यान से दिमाग में गांठ बांध लीजिए। एग्जाम में अगर इतना ही पढ़ के चलेंगे ना, मुझे 30 मिनट्स हो चुके हैं सर बोलते हुए, 30 मिनट्स में येस कंप्लीट करा रहा हूँ सर। नॉर्मल अगर वीडियो लेक्चर्स में इसके बनाता हूँ तो अभी जो ऐप पे हमने अपडेट करा रखे 3 लेक्चर में इस येस को खत्म कराया सर। अभी आपको 40 मिनट में एक सिंगल लेक्चर खत्म करके दे रहा हूँ सर। पूरा फोकस, ध्यान से, शांत दिमाग से इसको समझो, क्या क्या शामिल नहीं होता। सर कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया वो हम शामिल नहीं करेंगे। सर हमारा अगर हमारी कोई स्टोरेज कॉस्ट है वो हम शामिल नहीं करेंगे। सर हमारी कोई सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट है वो भी हम शामिल नहीं करेंगे। गुड, ठीक है सर। फिर इसके बाद है कॉस्टिंग के फॉर्मूले। कॉस्टिंग के फॉर्मूले सर क्या कहते हैं, सर बहुत सारे होते हैं हमारे पास। फीफो होता है, वेटेड एवरेज होता है, रिटेल वैल्यू मेथड होता है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके आगे ये रखना चाहूँगा, रिटेल वैल्यू मेथड कब लगाया जाता है। तो जैसे मान लो आप किसी मॉल में गए, ठीक है, आप टीवी के शोरूम में घुसे। टीवी के शोरूम में सिंगल टाइप की टीवी नहीं होगी, सैमसंग की भी होगी, एलजी की भी होगी, सोनी की भी होगी। तो अलग अलग वैल्यू है सबकी, अलग अलग तरीके हैं, तो सबको सेपरेट टाइप से थोड़ा सा ट्रीट किया जाता है क्योंकि अलग अलग कंपनी के ब्रांड से। तो जहाँ मल्टीपल हमारे पास ऑप्शन होते हैं, जहाँ पे मल्टीपल स्टॉक होता है अलग अलग वैरायटी का, तो उसको अलग अलग तरीके से देखना होता है, दैट इज रिटेल वैल्यू मेथड। यहाँ पे क्या, इन केस एंटरप्राइज डील्स विद द लार्ज क्वांटिटी और वैरायटी ऑफ गुड्स। कुछ अलग है, कुछ अलग है, कुछ अलग है, वैरायटी ऑफ गुड। जैसे मैं अपनी बात करूं, अब लेट सपोज मैं बात करूं, मेरे पास 8 सब्जेक्ट है, तो 8 सब्जेक्ट में अब जैसे टैक्सेशन है, टैक्सेशन में हमारी 4 किताबें जाती हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, MCQ बुक एंड GST बुक, ठीक है सर। तो अब उसी की तरह अगर FM की बात करें तो FM में 2 मॉड्यूल होते हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, एक में 4 चैप्टर, एक में 4 चैप्टर, सिलेबस फिनिश। तो मतलब अलग अलग वैरायटी ऑफ गुड्स होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से सबको वैल्यू करना पड़ता है, जिसे हम डिपार्टमेंटल स्टोर कहते हैं। देन वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट द कॉस्ट ऑफ दिस एंटरप्राइज शैल बी मेड एज फॉलोज। आप इस तरीके से इसको करेंगे। टोटल रिटेल वैल्यू आपकी क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है, और रिटेल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या है। सर दोबारा से बोलो, फॉर्मूला याद होना चाहिए, 5 स्टार लगा दे रहा हूं सर। टोटल रिटेल वैल्यू क्या है सर,
टोटल रिटेल वैल्यू क्या है आपकी, उस पर आपकी टोटल कॉस्ट क्या लगी, और अभी क्लोजिंग स्टॉक में क्या बचा। दोबारा से एक बार बोलो, टोटल हमारे पास स्टॉक कितना, उसकी वैल्यू कितनी, और अभी क्लोजिंग स्टॉक क्या बचा। ठीक है सर। उसी के साथ एक छोटा सा फॉर्मूला और ऐड कर लो फीफो का। फीफो में क्या होता है, रिटेल वैल्यू ऑफ परचेज गुड्स और कॉस्ट ऑफ परचेज गुड्स। सर दोनों में अंतर क्या है सर, यहाँ पे हम फोकस करते हैं टोटल कॉस्ट पे, यहाँ पे हम बात करते हैं परचेज गुड्स की कॉस्ट पे। ठीक है सर, यहाँ पे हम टोटल रिटेल वैल्यू की बात करते हैं, यहाँ हम रिटेल वैल्यू ऑफ परचेज गुड्स की बात करते हैं, और ये दोनों सेम है, दैट इज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये दोनों सेम है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे टोटल है, यहाँ पे परचेज है, यहाँ पे भी टोटल है, यहाँ पे परचेज है। ठीक है सर, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगर कंपैरिजन है दिमाग में तो गलती नहीं होगी। सर कहने के लिए ये रिवीजन है, लेकिन मैं हर बात को आपके सामने रख रहा हूँ ताकि एग्जाम में आप जाओ, और अगर आप ये वीडियो देख के जा रहे हो तो कहीं कोई गलती ना हो। और अगर आप मुझे कोई अवार्ड देना चाहते हैं तो थैंक्स ना भी लिख के चलेगा, लेकिन किसी एक फ्रेंड की मदद जरूर करना। इस वीडियो को शेयर करना नोट्स के साथ कि भाई, नोट्स भी शेयर कर देना कि भाई ये ले पढ़ ले यार, 5 नंबर अच्छे से आ जाएंगे। डेफिनेटली श्योर, अगर आप ये एस करके गए हो, वो क्वेश्चन दे के गए हो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सर उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री। तो यहाँ पे सर देखो 2 बातें कही गई है, ध्यान से सुनेगा। ये बहुत बेसिक है, AS2 में कुछ भी पढ़ के जाता है बच्चा, नहीं पढ़ के जाता, ये जरूर पढ़ के जाता है। अगर यहाँ पे रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल के क्या कहा गया जरा सुनेगा। एट कॉस्ट, हम इसे कॉस्ट पे दिखाते हैं। इफ फिनिश गुड्स आर सोल्ड एट और अबव कॉस्ट। सर नहीं समझे, लेट सपोज कॉस्ट पे दिखाओ सर, अगर फिनिश गुड्स जो है वो बेचे जा रहे हैं अबव कॉस्ट। लेट सपोज हमें रॉ मटेरियल जो हमारा बना है उसकी कॉस्ट जो है वो है 5 रुपए, फिनिश गुड्स जो है वो बिकेगा लेट सपोज 7 रुपए। तो हमने AS1 में एक टॉपिक पढ़ा था, कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस, जिसमें हमने कहा था कि अगर फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि इनकम ज्यादा होगी तो हम उसे नहीं रिकॉग्नाइज करते। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि हम उसे कॉस्ट पे ही बुक करेंगे। तो इसकी वैल्यूएशन किस पे होगी सर? सर कॉस्ट पे होगी, यानी इसको 5 पे ही दिखाओ। ओके, अदरवाइज रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मतलब सर ये तो पहला हो गया। सर यहाँ पे क्या हुआ सेकंड केस में कि आपकी कॉस्ट है 10 रुपए और फिनिश गुड्स की वैल्यू है 8 रुपए। तो क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि ये बताओ रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो भी होगी, लेट सपोज जो भी 5, 6, 7 जो भी होगी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट के साथ कंपेयर करो, फिर वो वैल्यू आप दिखा देना। ठीक है सर। कैसा होता है क्वेश्चन, मैंने दे रखा है क्वेश्चन बैंक में, अभी आप देखना, मैं दिखाऊंगा। फिर दूसरा ये था रॉ मटेरियल का कॉन्सेप्ट। उसके बाद है फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। इनको कैसे वैल्यू करते हैं? तो लोअर ऑफ लेते हैं, कॉस्ट और एनआरबी, जो लोअर होगा वो हम लेते हैं। अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछ लूं सर 2 मार्क की डेफिनेशन, सर रीड मत करना इस पैराग्राफ को, मैं दुपका रहा हूं सर, दुपक नहीं रहा है, ठीक है, मतलब कि छिप नहीं रहे। मुझे ये बताओ एनआरबी का मतलब क्या होता है? सर वो वैल्यू जो मार्केट में ले जाए और बिक जाए। देखो आप गलती क्या करते हो, 2 नंबर यहीं पे कट जाएंगे आपके। मैंने कहा इसके एनआरबी बताओ, सर ये मार्केट में ले जाओ, कोई बच्चा इसे 5,000 में खरीदेगा, कोई 25 में, कोई 50 में, जैसे जिसकी वैल्यू होगी, जो जितने में ये बिक जाए वो आपकी एनआरबी है। सर गलत कहा आपने। एनआरबी की डेफिनेशन समझना, रिलाइजेबल वैल्यू तो है ही है, कितने बिक जाएगा, प्लस लेस करना होता है सेलिंग एक्सपेंसेस, इसे बेचने में मेरा क्या खर्चा आया। सर 5 स्टार लगा देना इस टॉपिक को, वरना फिर गलती हो जाएगी। रिलाइजेबल वैल्यू है ही है, लेकिन सेलिंग एक्सपेंसेस क्या है वो आपको लेस करोगे, प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट है कंप्लीशन में, इसे बनाने में मेरा और क्या खर्चा लग सकता है, इसको फिनिश करने में, तो वो भी आप इसे ऐड लेस यहाँ पे कर दोगे। रिलाइजेबल वैल्यू, सेलिंग एक्सपेंस लेस करोगे, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन यहाँ पे लेस करोगे। 5 स्टार दे रहा हूँ सर, गलती मत करना। ओके, नाउ डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर में क्या क्या है सर, आप बताओ सर। स्टॉक इन ट्रेड में आपके पास क्या क्या है, फिनिश गुड्स आपके पास क्या क्या है, WIP क्या है, रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स क्या है। सर सारी चीजें हम वैसे ही बताते हैं बैलेंस शीट में, लेकिन नोट्स दे देंगे कि हाँ वैल्यूएशन करने का हमारा तरीका है, कॉस्ट का फॉर्मूला हम कौन सा लगा रहे हैं वो चीज़ हम यहाँ पे लगा देंगे। स्टोर रिपेयर्स क्या है, लूज टूल्स क्या है, अदर चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें हमें बतानी होती है। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन लिखा गया अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज, ये सारी चीजें बता रहे हैं कि कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं इन्वेंट्री में, कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। टोटल कैरिंग अमाउंट जो भी इन्वेंट्री का होगा टुगेदर विद क्लासिफिकेशन अप्रोप्रिएट टू एंटरप्राइज होना चाहिए। सर ये ऑलरेडी आप करते हो, और जैसे अब शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट है, ठीक है सर, शेड्यूल 3 मैंने नाम रखा है यहाँ पे, आप खुद बताओ, आप यहाँ पे करंट एसेट्स में इन्वेंट्री को क्लासीफाई करते हो, तो ये उसी चीज की बात कर रहा है और ज्यादा कुछ कह नहीं रहा है, डरो मत, ठीक। ओके, उसके बाद सर क्वेश्चन ये दिखाया था आपने, ये क्वेश्चन हमें समझा भी दिया था आपने कैसे क्या हो रहा है। और फिर ये देखो फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल,
कहा लिखा गया कि सर यहाँ पे इस क्वेश्चन में लास्ट लाइन में ऐड किया गया था, आप जरा इसे पढ़ना खुद से। क्वेश्चन है सर रिप्लेसमेंट कॉस्ट है सर 9.5 रुपए। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कब लगाते हैं हम, कि जब कॉस्ट ज्यादा हो जाती है उसकी सेल प्राइस से। ठीक है सर, अभी अभी आपने पढ़ा था यहाँ पे कि जब भी फिनिश गुड्स, यहाँ पे लिखा सोल्ड एट और अबव कॉस्ट। सर आप उसे कितने का बेच दोगे, ठीक है सर, आप उसे कितने का बेच दोगे, फिनिश गुड्स आर सोल्ड एट और अबव कॉस्ट। सर ये ना बात ना हमें थोड़ी सी पची नहीं सर, सर ये वाला पॉइंट ना हमें थोड़ा सा तमीज से जानना है सर। बिल्कुल सर, आपका पूरा हक है। ये सर देखो क्या कह रहा है, जरा सुनो आप। ये क्या कह रहा है, रॉ मटेरियल है सर, ठीक है सर, उसकी वैल्यू कितनी रखें, क्वेश्चन है उसकी वैल्यू कितनी रखें। तो वर्ड को हमने जो पढ़ा अभी वो गलत तरीके से पढ़ा था, अब सही तरीके से क्या होता है जरा सुनिएगा। रॉ मटेरियल के लिए क्या कहा गया यहाँ पे, प्रॉपर समझिएगा वरना फिर गलती हो जाएगी। मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं डीप जा रहा हूँ सर। मैं चाहता तो देखिए सर 37 मिनट हो गए, यहीं पे वीडियो क्लोज कर सकता था, बोलने तक एएस खत्म हो गया, लेकिन मैं डीप जा रहा हूँ। पूरा रिलैक्स होके एकदम शांत दिमाग से सुनिएगा। रॉ मटेरियल को आपको कॉस्ट पे दिखाना है, रॉ मटेरियल को आपको कॉस्ट पे दिखाना है। ओके, इफ रॉ मटेरियल नहीं सर, इसने कहा फिनिश गुड्स, मतलब रॉ मटेरियल से कौन सा फिनिश गुड्स बनेगा। लेट्स सपोज मेरे पास पेपर है, पेपर से क्या बनेगी सर, बुक। तो ये कह रहा है इफ फिनिश गुड्स आर सोल्ड एट और अबव कॉस्ट। अगर आप इसके फिनिश गुड्स को, मतलब कि रॉ मटेरियल से क्या बनेगा, फिनिश गुड्स, शब्दों को पकड़ना है सर। पेपर से क्या बनेगा सर, बुक। रॉ मटेरियल से क्या बनेगा सर, फिनिश गुड्स। अगर फिनिश गुड्स जो है वो बिक सकता है कॉस्ट से ज्यादा वैल्यू पे। सर रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है सर, 5, फिनिश गुड्स कितने बनेगा 8, इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा 10। अगर फिनिश गुड्स, सर दोबारा से पकड़िएगा, दोबारा से शब्दों पे ध्यान मुझे 100% चाहिए। रॉ मटेरियल सर 5 रुपए का है, आप रॉ मटेरियल, वो क्या कह रहा है, लॉ क्या कह रहा है कि रॉ मटेरियल को आप 5 पे ही दिखाओ। लॉ आपसे ये कह रहा है, मतलब कि आईसीआई ने जो AS2 बनाया है वो आपकी लैंग्वेज क्या कह रहा है, आप इसे कॉस्ट पे ही दिखाओ, आप 5 पे दिखाना। लेकिन कब, अगर मान लो कि फिनिश गुड्स जो है उसकी कॉस्ट कितनी है, फिनिश गुड्स की कॉस्ट सर 8 रुपए और सेलिंग प्राइस कितना है 10। अगर सेलिंग प्राइस फिनिश गुड्स का, जो प्रोडक्ट आपका बेचेगा उसका फिनिश गुड्स का जो प्राइस है, अगर वो कॉस्ट से ज्यादा होगा तो आप रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे दिखा सकते हैं। दोबारा से बोलो मेरे साथ क्या है, ये दोबारा से बोलो एक बार मेरे साथ क्या है सर, रिवाइज करते हैं सर पूरा ध्यान से एकदम। रॉ मटेरियल कितने का है सर, 5 रुपए का। फिनिश गुड्स कितने का है सर, 8 का। सर सेलिंग प्राइस कितना है 10। अगर जो फिनिश गुड्स है उसका सेलिंग प्राइस यानी 10 रुपए, उसकी कॉस्ट 8 रुपए से ज्यादा है, तो रॉ मटेरियल को आप उसकी कॉस्ट पे दिखा सकते हैं। अगर सर ज्यादा नहीं है तो, अगर हमारा जो कॉस्ट है वो है 12 रुपए और बिकेगा 10, सर ये तो गलत हो गया। तो इस केस में कहा गया कि फिर आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट को फॉलो कीजिएगा। समझ में आ गया सर, दोबारा से बोलो, दोबारा से बोलो, चलो एक बार और। इस चीज पे मेहनत करनी पड़ेगी दोबारा से, क्योंकि यहां पे ही सारे बच्चे गलती करते हैं, जल्दी से पढ़ के चले जाते हैं, फिर एग्जाम में गलती हो जाती है। ध्यान से, आप रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे दिखाओगे या रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे दिखाओगे, सर नहीं बता सकते। सर कब बताओगे, अगर जो फिनिश गुड्स है, रॉ मटेरियल यानी पेजेस से बनने वाली जो बुक्स है, अगर वो बुक, लास्ट टाइम बोल रहा हूं सर, अगर वो बुक अपनी कॉस्ट से ज्यादा पे सेल होगी, यानी अगर कॉस्ट आई 8 और वो बिकेगी 10 रुपए पे, तो अगर वो कॉस्ट से ज्यादा है यानी फिनिश गुड्स की वैल्यू कितनी होगी 10 रुपए, अगर वो 10 रुपए पे बिक सकती है तो रॉ मटेरियल को 5 रुपए पे दिखाओ, अदरवाइज आप उसको उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे दिखाओगे। ओके सर, अब समझ में आ गया, गुड। इस क्वेश्चन में सर यही रखा गया है सर। आइए देखिए यहाँ पे इसने बोला कि सर ये देख लो, रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है, इस क्वेश्चन में इसने बताया कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है रॉ मटेरियल की वो है 9.50। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है सर उसकी 9.50। ओके, फिर जब हमने कॉस्ट निकाली तो वो आ रही है 22.50। सर किसकी वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। अच्छा, तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं कि एनआरवी इज लोअर देन द कॉस्ट, जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है वो कॉस्ट से कम है, हैंस द फिनिश गुड्स इज वैल्यू एट 20, क्योंकि फिनिश गुड्स की जो वैल्यू थी वो 20 होनी चाहिए। ओके सर कैसे पता चला, यहाँ पे लिखा है ड्यू टू फॉल इन द डिमांड द सेल प्राइस ऑफ द फिनिश गुड्स इज 20।
यानी वो जो फिनिश गुड्स है वो 20 का बिकेगा मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग, और आपकी जो कॉस्ट है वो आ रही है 22.5। मार्केट डिमांड कहता है कि उसका सेलिंग प्राइस होना चाहिए 20, और आप कह रहे हो कि उसकी जो है 22.5 वैल्यू होनी चाहिए। तो वही वो कह रहे हैं कि एनआरवी इज लोअर देन द कॉस्ट, hence finished goods is value is 20, that is NRV and raw material which is valued at the replacement cost। तो हमें सर रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू करना पड़ेगा। तो रिप्लेसमेंट कितनी है सर? 9.5 रुपए। कितनी है सर? 9.5 रुपए यहाँ पे गिवन है। सर अब हम एकदम झकास समझ में आ गया। अब इस केस को आप रिवाइज करोगे, यू फील सो ग्लेड इन योर लाइफ, बहुत मजा आने वाला है आपको लिटरली। ठीक है सर, ओके। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 है सर, अब आप कर लोगे क्योंकि मैंने आपको बेस जो लॉ था वो सिखा दिया। और सर ये बहुत इजी है कि ये तो हिस्टोरिकल कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लेस, तो इन दोनों में कौन सा लेस है सर? सर ये वाला, तो इसको आप ले लेंगे। इन दोनों में कौन सा है सर? ये वाला, ये ले लेंगे। 3 ये आ जाएगा, ये लेस है। इन दोनों में दोनों ही सेम है सर, कोई सा भी ले लो। और यहाँ पे 160, तो इसी के तरीके से इन्हें ले लिया गया, ये आ गया सर। लेकिन ये आंसर अभी सही नहीं है। आंसर में आपको अभी क्या करना है, यहाँ पे पहले आपको प्रोविजन लिखना होगा, प्रोविजन ऑफ ES2। ES2 के किस प्रोविजन पे आपने ऐसा किया? ठीक है सर, ES2 के किस प्रोविजन पे आपने ऐसा किया वो आप लिखेंगे, प्लस यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री उसका नाम लिखेंगे। फिर आप यहाँ डिस्क्राइब करेंगे कि सर हम कॉस्ट और एनआरवी विचएवर जो लेस होते हैं उसको लेते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के लिए, इसलिए हमने ऐसा किया। देन सॉल्व दिस। अगर आप डायरेक्ट ये लिख के आ जाओगे तो आपको यहाँ पे 3 आउट ऑफ 5 मिलेंगे। अगर आपको पूरा चाहिए तो आपको पूरा फॉर्मेटिंग देना पड़ेगा। ओके सर, नाउ माय डियर फ्रेंड, सर पूरा एस खत्म हो गया सर, बहुत मजा आया आपके साथ पढ़ के, थैंक यू। एक चीज मैंने बीच में छोड़ दी थी, ये वाली, सॉरी सर, कैमरे ने थोड़ा सिग्नल छोड़ दिया, इस वजह से दिक्कत आई। मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। कोई भी प्रोसेस हुई, ठीक है सर, प्रोसेस, उस प्रोसेस से कुछ प्रोडक्ट निकल रहे हैं सर। एक है ए, एक है बी, एक है सी। इसकी वैल्यू जो है सर वो है 20, इसकी वैल्यू जो है वो है सर 19 रुपीज़, और इसकी 19 है सर 19, और इसकी जो है सर वो है 21। ठीक है सर, और इसके साथ कुछ बरूदा निकला, मतलब ऐसी चीज जो मार्केट में बिक सकती है। सर कितने की बिक जाएगी? सर 5 रुपए की। तो ये जो 5 रुपए की चीज बिक गई, मतलब हमने इसे निकाला नहीं था, लेकिन बाई चांस वो साइड बाय साइड निकल के आ गई, दैट इज बाय प्रोडक्ट। और जिसके लिए हमने प्रोसेस की थी, दैट इज ए, बी एंड सी, वो है हमारे ज्वाइंट प्रोडक्ट। ठीक है सर, ओके। मतलब जो मेन प्रोडक्ट जिसके लिए हमने प्रोसेस को किया, दैट इज ज्वाइंट प्रोडक्ट, बट कोई चीज जो साथ में निकल के आ गई एक्स्ट्रा, दैट इज बाय प्रोडक्ट। ओके, व्हेन मोर देन वन प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस इन दी प्रोसेस, अगर एक से ज्यादा निकलते हैं तो, अगर जो एक से के साथ ज्यादा निकलने वाले प्रोडक्ट हैं, अगर वो ज्वाइंट प्रोडक्ट हैं, तो लेट सपोज मुझे निकालना था सिर्फ ए, लेकिन बी भी आ गया और सी भी आ गया, ये 20 रुपीज, ये 15, ये 16, मतलब निकालना ए ही था, लेकिन 2 प्रोडक्ट और निकल के आ गए। अगर साथ में जो प्रोडक्ट आए हैं वो ज्वाइंट प्रोडक्ट है, तो आप क्या करोगे? व्हेन द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ईच प्रोडक्ट इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल। सर हम साफ साफ बता सकते हैं ये 20 का बिक जाएगा, ये 15 का, ये 16 का। तो कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट करोगे आप सेपरेट। ओके सर, दूसरा, व्हेन द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ईच प्रोडक्ट इज नॉट सेपरेट आइडेंटिफाइबल। सर हम सेपरेट नहीं बताते, तो सर इसने क्या बोला कि सेल्स वैल्यू के अकॉर्डिंग पे उनको अलोकेशन में कर देना, बाकी मोर डिटेल इन कॉस्ट। ठीक है सर, उसने क्या कहा कि जो भी खर्चा आया इनका, जो भी इनका खर्चा है उनको सेल वैल्यू के पोर्शन में से बांट देना, बाकी कॉस्ट में आप देखना भी। उसके बाद मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट निकला, तो मतलब कि सर हमने ए निकाला, ए में क्या हुआ सर 20 रुपए का ए निकला, लेकिन ना सर इसके साथ बी निकल गया सर, वो 5 रुपए का बिक जाएगा। ठीक है सर, तो वो कह रहा है बाय प्रोडक्ट। तो कहा कि अगर बाय प्रोडक्ट इज इमेटेरियल है, मतलब उसकी कोई भी मतलब कि कोई वैल्यू नहीं है, लेट सपोज सिर्फ 50 पैसे मिलेंगे सर उसके, तो उसने कहा कि अगर वो इमेटेरियल है तो उसकी एनआरवी जो भी मिल रही है उसके बेसिस पे आप देख लो। उसके बाद इसने कहा एनआरवी निकाल लो इसकी और डिडक्ट कर दो उस पर जो भी कॉस्ट हमें लगेगी मेन प्रोडक्ट की। उसके बाद इसने कहा कि अगर प्रोडक्ट इज मटेरियल, मान लो सर 50 नहीं 5 रुपए में बिकेगा, तो इसने कहा बाय प्रोडक्ट इज ट्रीटेड एज ज्वाइंट प्रोडक्ट, और फिर उसको आप तमीज से दिखा दो। सर ये बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, अभी कॉस्टिंग का पार्ट है, मैं साफ साफ लिख दे रहा हूँ, कॉस्टिंग, रेफर इन कॉस्टिंग। ठीक है सर, ओके। उसके बाद ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने का तरीका सर मैंने लिखा हुआ है, ये कॉस्टिंग में कर लेना। बाकी हमारा जो एएस था जिसके लिए हम आज यहाँ पे थे, वो हमारा पूरा होगा, दैट इज AS2। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आया तो सर एक थैंक्स एंड एक लाइक करेंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं सर अगर इन जनरेशन ऑफ AS3। ओके, ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।
और नोट्स जो हैं वो आप टेलीग्राम ग्रुप से कलेक्ट कर लेना। ठीक है सर, थैंक यू।